ये हमारे देश के एक सुपर हीरो है। मजदूरी का मतलब आपके लिए क्या है? बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? तक आपके पास कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं है, तो आपको शायद इसीलिए आज काम करना। हाँ, इसलिए तकलीफ से नहीं देखते, गरीब लोग के कोई देखने ही नहीं चाहते। यूँ गरीब तो वो कहता है मोदी साहब ऐसा गरीब गांड मराने क्या। वही पुलिस वाला पकड़ेगा तो वो अंदर बिठा रखेगा तो कोई नहीं बोलेगा उसको। हमको एक दो बार पकड़े थे यहाँ सर्कस में। वही काम धंधे की होती है, काम धंधे में जाना है, काम करना है, आज मिलेगा नहीं मिलेगा। शूटर तो पैसे नहीं मिलते, ऐसे टेंशन रहता है आज नहीं काम किया है, बच्चे क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ऐसे ऐसा यही काम करने का नहीं है। वो तो ऐसे सोच रहे किसको पढ़ाएंगे, बड़े को कुछ लगाएंगे, ऐसे सोच रहे। पर वो सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन पढ़ नहीं सका, इसलिए सपने अधूरे रह गए मेरे। मैं पढ़ना चाहता था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ये पैसे के लिए मैं पीछे हट गया। पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मजदूरी करने इधर आ गया। खाली पैसे के लिए यूज करते लोग बस। ऐसे समझता है रोड पे पड़े रहते हैं, ऐसे सोचते। घर बनाएंगे अच्छा सा और बच्चों को पढ़ाएंगे और स्कूल भेजेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप इस जिंदगी के और इस संघर्ष के चक्री में फंस गए हैं? हाँ, ऐसे चक्कर पर फंस दिया। पैसे की तो कमी, इसीलिए तो शहर में आके पड़े हम लोग। ऐसे ही रहते हैं हम तो झुपड़ा बांध के, और 1 टक का खाना मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात हो गई। रहने का नहीं मिलता इधर। नहीं, सरकार अपनी क्यों लगेगी? सरकार तो सरकार के बारे में सोच रही है, अपने बारे में कुछ खुशी कुछ नहीं होती। वो तो खाली त्योहार होता है तो त्योहार पे 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं, तो खाली जाते हैं और वो वापिस भागना पड़ता है, पैसे नहीं मिलेंगे। ये सवाल गरीबी का नहीं है, ये मार्क्स के उस सवाल का आज भी जिंदा रहना है। नमस्कार जनबंधुओं, आज मैं आपको कुछ ऐसे सुपर हीरो से मिलाने जा रहा हूं जिन्हें शायद हम रोज देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। ये किसी फिल्मों में नहीं आते, ना ही इनके इंटरव्यूज किसी प्राइम टाइम डिबेट में दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर एक दिन ये अपना काम करना बंद कर दें तो शायद ये शहरों की रफ्तार रुक जाए, शायद हमारे इस देश का विकास थम जाए। ये वो लोग हैं जो रोज सुबह सबसे जल्दी उठते हैं, दिन में सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन अक्सर समाज में सबसे पीछे पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने कंधों पर ईंट उठा हमारे सपनों की दीवार बनाते हैं, सीमेंट और लोहे के बीच हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर अपने तकलीफों को लेके सबसे कम शिकायत करते हैं, और हम इन्हें मजदूर कहते हैं। लेकिन आज मैं इन्हें एक नया नाम देना चाहूंगा, द अनसंग हीरोज, द साइलेंट बिल्डर्स ऑफ इंडिया, जो बहुत ही खामोशी से हमारा ये देश बना रहे हैं। आज हम इनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनके संघर्ष और इनके सपनों को जानने की कोशिश करेंगे, और सबसे जरूरी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये देश बना रहा है, क्या उन्हें अपना जीवन बनाने का मौका मिल पा रहा है? आइए मिलते हैं अपने इस देश के असली निर्माताओं से। हम कितना तो हम जान चुके हैं, ये हमारे देश के एक सुपर हीरो है, तो इसीलिए इनके नाम या इनकी पहचान की अभी हमें जरूरत नहीं। हम इनसे अब कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो सवाल इनकी जिंदगी के बारे में, जो आज ये क्या महसूस कर रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चाचा आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये शहर खड़ा करते हैं, पर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने इस काम को कैसे देखते हैं? मजदूरी का मतलब आपके लिए क्या है? पैसे के लिए आते और थोड़े दिन कमाते फिर चले जाते घर पे। ये इसलिए तो आते इधर मजदूरी करने के लिए। अगर आपको क्या लगता है कि अगर कल सुबह इस शहर से ये सारे मजदूर गायब हो जाएं, तो इस शहर और इस देश पर क्या असर पड़ेगा? और तो क्या काम धंधे बंद होते हैं, उसमें थोड़ा भाव ज्यादा हो जाता है, ऐसा होता है। आपको नहीं लगता कि ये शहर बंद हो जाएगा, यहाँ के काम रुक जाएंगे, इस शहर शहर जाएगा? हो सकता है, वो तो लॉकडाउन जैसा हो जाए तो फिर चले जाते हैं लोग सब।
चाचा आप बताइए कि बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, आपके क्या सपने थे? हम तो बचपन में क्या है, हमारे देश बढ़िया चलना चाहिए, परिवार पूरे बढ़िया चलना चाहिए सोचते हैं। आपने भी तो कभी सोचा होगा कि आप भी कोई ऑफिसर बन जाएं, कुछ पढ़ाई कर लें, कॉलेज चले जाएं। हम तो भगवान का भगत बन गए ऐसे सोचते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज हुई जिसने आपको आज यहाँ ला खड़ा किया है, आपको आज ये काम करना पड़ रहा है? हमारे को मजदूरी के पैसे नहीं मिलते, हमारे को इधर आना पड़ता है। तो शायद तक आपके पास कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं है, तो आपको शायद इसीलिए आज काम करना। हाँ इसलिए आपके हिसाब से आपके जीवन की वो कौन सी कठिनाई है जो ये समाज देख नहीं पाता? कौन सा? ऐसी कोई कठिनाई जो आप रोज महसूस करते हैं पर ये समाज देख नहीं पाता? वो तो इससे ही तकलीफ से नहीं देखते, गरीब लोग के कोई देखने ही नहीं चाहते। यूं गरीब तो वो कहता है मोदी साहब ऐसा गरीब गांड मराने क्या वो ये क्या है इसी लोग के जब कि कोई सुनेगा नहीं, कैसे भी करेंगे। अभी पुलिस वाला पकड़ेगा तो ही वो अंदर बिठा रखेगा तो कोई नहीं बोलेगा उसको। हमको एक दो बार पकड़े थे यहाँ सर्कस में। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चिंता आपको क्या होती है? वही काम धंधे की होती है, काम धंधे में जाना है, काम करना है, आज मिलेगा नहीं मिलेगा, छूटक काम करते, कोई सेठ वाला काम तो है ही नहीं। अगर किसी दिन काम ना मिले आपके घर पर क्या असर पड़ता है? वो तो पैसे नहीं मिलते तो ऐसे टेंशन रहता है, आज नहीं काम किया है, बच्चे क्या क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ऐसे ही असर पड़ता है और क्या पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उसका उतना ही फल आपको मिल पाता है? हाँ बस इतना ही, और क्या। मजदूरी करते हैं थोड़ा दिन और फिर गाँव चले जाते हैं, थोड़े पैसे अभी पानी करने के लिए लोग चले गए। आप शायद तक मेहनत आप हजारों लाखों की करते हो बट आपको शायद पैसे को सैकड़ों नहीं मिलते हो। नहीं मिलते हैं, वो तो पहले से पैसे कम है इस लोगों के पास, तो हमारे पास पैसे पहले से ही कम होते हैं, इसलिए वो ऐसे ही थोड़ा कमाता है, थोड़ा फिर चलाता है, फिर ऐसे ऐसे जिंदगी निकलती है लोगों की, और क्या करें। आप अपने बच्चों के लिए कैसी जिंदगी देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही काम करें? बच्चे का यही काम करने का नहीं है, वो तो ऐसे सोच रहे हैं कि इसको पढ़ाएंगे, बड़े को कुछ लगाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं, पर वो देखते हैं कैसे होता है बाद में। अभी तो मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। आप बताइए दोस्त, जिंदगी में सपनों को लेके आपके क्या विचार हैं? आप कैसे सपने देखते हैं? सपने तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन पढ़ नहीं सका, इसलिए सपने अधूरे रह गए मेरे। आप क्या बनना चाहते थे? मैं पढ़ना चाहता था और बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ये पैसे के लिए मैं पीछे हट गया। पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मजदूरी करने इधर आ गया। आप यंग हैं, हाँ आप इस शहर के लिए काम करने आए हैं, हाँ। इस शहर के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। क्या आपको लगता है हाँ। कि ये शहर आपको अपना मानता है? नहीं नहीं, शहर अपना नहीं मानता है। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? खाली पैसे के लिए यूज करते हैं लोग बस। क्या लोग आपको आपके काम के लिए कभी दिल से शुक्रिया कहते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं कहता, कोई पैसे देके बस बोल देता है वाह। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये समाज आपको उतनी इज्जत देता है जिस पे आप हकदार हैं? ये समाज आपको इज्जत देता है, इज्जत भरी नजरों से देखता है? देखता है कोई यहाँ के नहीं देखता है। नहीं देखता है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? आपका रहन सहन, आपकी गरीबी, आपके मतलब बिना साफ कपड़े, ये क्या कारण हो सकता है? हमारा के या फिर हमारे समाज की सोच ही गलत है? हाँ, सोच ही गलत है इधर की। इधर की हमारे इधर के वो क्या ऐसे समझता है, रोड पे ही पड़े रहते हैं, ऐसे समझते कुछ काम नहीं करते। चाचा एक सवाल शायद इसका जवाब आप दे पाए। जीवन की वो कौन सी तकलीफ है जब आप शायद खुद को बहुत ही कमजोर महसूस किया हो, जब आपको इस समाज की जरूरत पड़ी हो पर ये समाज कोई आपकी मदद करने ना आ पाया और आप ऐसा लगा हो कि शायद आज आप जीवन से हार गए?
वही सही लगता है कि जीवन से तो हार ही जाते सब, क्या करें। मतलब ऐसी कठिनाइयां आप लोग के जीवन में अक्सर आती रहती हैं। लो तुम बोली जो एक दे बात। अरे बोलो बोलो। एक प्रश्न आपसे, अगर आपको आज अपना जीवन बदलने का मौका मिले एकदम शुरू से, तो आप अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्या बदलाव करना चाहते साहब? आप क्या बदलना चाहेंगे? करते। हाँ, काम धंधे में दिए, ये काम धंधा से ही विनती करते हैं कि काम धंधा अच्छा मिलो, सुख शांति से काम करें और अच्छे से घर सब लोग घर चले, ऐसा सोच रहे हो कि क्या? आप मुझे बताइए कि अगर आज, जैसे आपने कहा कि आपके ऐसे सपने थे कि आपको पढ़ना था, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना था, तो मान लीजिए क्या बोलते हैं आज आपको एक वरदान मिल रहा है, आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसके अंदर क्या बोलते हैं आप आपका जीवन एकदम से बदल सकते हैं, तो आप अपने इस जीवन में क्या बदलाव करना चाहेंगे? शुरू से आपको बचपन से मिल रहा है, आपको हर वो छूट मिल रही है, आप हर वो चीज कर सकते हैं जिनके सपने आपने देखे थे, तो आप इस जीवन के अंदर अपना क्या बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव ये करेंगे कि घर बनाएंगे अच्छा सा और बच्चों को पढ़ाएंगे और स्कूल भेजेंगे। आप खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे? खुद पढ़ना चाहेंगे लेकिन वो अभी नहीं हो पाया ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको ये जीवन में कुछ बदलाव करने का मौका मिले शुरू से, हाँ, तब आप क्या बदलाव करेंगे? क्या क्या बदलाव करना चाहता है? बड़ा आदमी बनेंगे, क्या करेंगे? पैसे कमाने। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ आज आप सामाजिक और आर्थिक आर्थिक इस समाज में पीछे छूट गए हैं? समाज से छूट गए हैं आप? हाँ, छूट गए। इस समाज में और आप में आज बहुत फर्क देखने को मिलता है, तो वो फर्क आपको रोज महसूस होता है? होता है ना। मगर क्या ऐसा होता है, कैसे जिंदगी है अभी कम पड़ गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस जिंदगी के और इस संघर्ष के चक्री में फंस गए हैं? हाँ, ऐसे चक्कर पर फंस दिया है। और आपको क्या ऐसे लगता है कि कभी आप लोग इस चक्री से निकल पाएंगे? हाँ, ऐसा लगता है कि कभी निकल सकते हैं। निकल सकते हैं पर ऐसा लग नहीं रहा। सोच रहे हैं हम निकल जाएंगे, निकल सकते हैं। निकल नहीं पाते, सोचते तो है निकल पाएंगे लेकिन निकल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं इधर उधर। पैसे की बात हो जाती है तो पैसे की तो कमी, इसीलिए तो शहर में आके पड़े हम लोग। अक्सर शायद हमारा समाज ही हम लोग को मौके नहीं देता है इन चक्रियों से निकलने का। वही तो बात है। क्या आप लोग के पास राशन कार्ड है? आप लोग को यहाँ पे राशन कार्ड से राशन मिलता है? यहाँ पे नहीं मिलता। सब राजस्थान के हैं, वहाँ मिलता है गाँव में। तो यहाँ पे आप राशन कैसे खरीदते हैं? यहाँ से वहां से मंगा लेते हैं, खेती करते हैं, खेती बाड़ी वाले हम लोग। अच्छा, खेती बाड़ी भी है, जगह जमीन है, घर बार, डांडा डोर भी है हमारे पास, बाइक छोटी मोटी गाड़ी भी है सबके पास। वो ऐसे इधर आते हैं मजदूरी करने के लिए, वापस चले जाते हैं, मर्जी पड़े तब आ जाते हैं, मर्जी पड़े तब चले जाते हैं, ऐसा है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आप मोल लेते हैं, नॉर्मल दुकान से लेते हैं, पर क्या आपके पास आपके गांव में भी राशन कार्ड नहीं है? मेरे पास है लेकिन इधर इधर आ जाएंगे तो इधर गांव लेने कौन जाएगा, इधर तो लाना पड़ेगा ना मोले। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, घर का एक ही राशन कार्ड है, पर क्या करें, ये लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आए हैं तो इनके गांव में भी राशन कार्ड की जरूरत है, वहां पे भी राशन चाहिए और इनको यहाँ पे भी राशन चाहिए, तो इसलिए शायद तक क्या बोलते हैं भाई को यहाँ राशन कार्ड का वो हो जाता, नहीं हो पा रही है। हाँ, क्या आप लोग के पास वोटर आईडी कार्ड है? आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। चलिए, आप लोग एटलीस्ट अपने अधिकार का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ किस स्थिति में रहते हैं? मतलब इस शहरों में आके आप लोग को कैसे घर मिलते हैं? आपको मतलब कैसे मकानों में रहने को मिलता है? खुले में रहते हैं, 1 टक का खाना मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। कौन बसर काटते हैं ऐसा रहते हैं। एक रूम में आप लोग कितने लोग रहते हो? एक रूम खुले उले नहीं है, ऐसे ही रहते हैं हम तो झुपड़ा बांध के, और 1 टक का खाना मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात हो गई। रहने का नहीं मिलता इधर, साइड पे जाते हैं, नहा लेते हैं। बहुत सारे लोग ब्रिज के नीचे सो रहते हैं पूरी लाइफ, ब्रिज के नीचे सो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के बाद क्या आपको ये समाज और ये सरकार आपको अपनी लगती है?
नहीं नहीं, सरकार अपनी क्यों लगेगी? सरकार तो सरकार के बारे में सोच रही है, अपने बारे में कुछ सोचता तो वो बात अलग होती ना। साल के मुझे कुछ ऐसे दिन दिखाइए, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि साल में हर कुछ महीने या कुछ दिन सबके जीवन में आते ही हैं जब उनकी नौकरियों में कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती हैं, कुछ बेरोजगारी का दौर आ जाता है। तो ऐसा कौन सा समय आप लोग के जीवन में है जब आप लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ऐसा कौन सा समय है साल में? सुमासा के बारे में, सुमासा आता है तभी ज्यादा वो कठिनाई लगती बारिश है। में बारिश आप में लोग को बहुत समस्याएं झेलनी बहुत पड़ती हैं। समस्या झेलनी पड़ती है। जब बारिश आ जाए तो उधर से उधर छुपना पड़ जाता है। यहाँ पे तो रूम पे किराए पे नहीं मिलता, रूम का भी भाड़ा 5-6 हजार तो इधर ही कमा के दे देंगे, तो फिर घर क्या ले जाएंगे? अच्छा, जैसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ पे बहुत बारिश हो गई थी, तो ये पीछे ही ब्रिज है और इस ब्रिज के नीचे मैंने सैकड़ों मजदूरों को रात को सोते देखा है। हाँ तो वही तो बात। बीवी थे, बच्चे थे और बहुत सारे बुजुर्ग थे, और जब रात को 12 बजे सब बारिश से बचने के लिए वहां पे आके सो रहे हैं, तो ये सारी घटनाओं का आप लोग को सामना करना पड़ता है। हाँ अब मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया कि दुख की बात, तो पर कुछ समय साल में ऐसे भी आते होंगे जब आप बहुत खुश होते होंगे। हो सकता हो ये त्योहार हो, या हो सकता हो क्या बोलते हैं जब आप अपने गांव जा रहे हो। तो ऐसे कौन से कुछ समय आते हैं जब आप साल में सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, और आप शायद तक साल में पूरा साल इंतजार करते हैं कि वो समय आए और हमें वो खुशी मिले? दीपावली तक, दीपावली आती है, सबसे पहले आती है रक्षाबंधन और दीपावली, उससे कुछ नहीं होती है रक्षाबंधन। वो त्योहार पे चले जाते हैं तभी खुशी होती है, पर वो ऐसे ही होता है, पैसा कमाई चला जाते हैं। आप बताइए। खुशी कुछ नहीं होती, वो तो खाली त्योहार होता है तो त्योहार पे 2-3 हजार रुपए मिल जाते हैं तो खाली जाते हैं और वो वापिस भागना पड़ता है, पैसे नहीं मिलेंगे यूं करके। तो मतलब एक समय पे जहां पर हमारा ये देश, हमारे समाज के मेजरली तबके, जब हम लोग खुशियां मना रहे होते हैं, त्योहार मना रहे होते हैं, तब ये बेचारे मजदूर, भले इनको छुट्टियां मिल जाती हैं, भले कुछ पैसे मिल जाते हैं, भले ये गांव जाते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, वो एक छोटा सा समय खुद को खुश रखने का मिलता है, पर उस खुशी के समय में भी इनको यही चिंता होती है कि अगर क्या बोलते हैं हमें कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल हमें कौन सा काम करना पड़ेगा। तो खुशियों में भी इनके पास चिंताएं रहती हैं। आपने जिंदगी भर दूसरों के सपने खड़े किए हैं, उनके लिए काम किए हैं, क्या आपको लगता है कि कभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे? ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा जिंदगी में नहीं होगा। सपना पूरा कर पाएंगे ऐसा तो नहीं होगा। अब आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है। सरकार मदद करेगी, सरकार कोई मदद नहीं करेगी, अपने आप से वो करेंगे, जितना होगा इतना करेंगे, पर सपने तो पूरे नहीं होंगे। अगर आज ये समाज, ये सरकार और यहाँ के अमीर लोग हाँ आपको सुन रहे हैं, ना, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि इन्हें तो कर लिया इनकी जैसी बात, तो लेकिन हम हमारा जैसा करेंगे, क्या करेंगे फिर? आप इस सरकार से क्या कहना चाहेंगे? उनसे कुछ मदद मांगना चाहेंगे, या उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ बदलाव आपके लिए होने चाहिए? होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो चुनते कहाँ पे? वो तो उनका चुनेंगे ना, हमारा क्यों सुनेंगे? हम तो गरीब लोग हैं ना। तो यही पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है कि इन्हें आज ये महसूस हो चुका है कि इनकी आवाज सुनने वाला, इनकी आवाज उठाने वाला इस समाज में कोई नहीं। और अगर आज हमारे इन भाइयों को, जो शायद तक एम्प्लॉयमेंट के वन ऑफ द मेजर पार्ट है, डेली वेज लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अप्रॉक्स 12 to 13% इनकी एम्प्लॉयमेंट में इनका वो आता है, रेशियो आता है। तो मेजरली पॉपुलेशन आज एकदम हताश हो चुकी है, इनको बदलाव के कोई जरिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हो चुके हैं, और बस ये जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे बस काम किए जा रहे हैं। हमें इन सब विषयों पर सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई बदलाव, चाचा आप मुझे बताइए कि जो आपको लगता हो कुछ बदलाव आ जाए, तो शायद तक आपकी ये जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, या आपका जीवन कुछ बेहतर हो जाए। ऐसा तो आता है सर, पर समझ में नहीं आता है क्या। सरकार सोचेगी तो हो जाएगा बदलाव, लेकिन नहीं सोचेगी तो कैसे होगा यूं? आपके दिमाग में है कि अगर ऐसा कुछ बदलाव हो जाए, आज के आज अगर कुछ बदलाव हो जाए, तो ऐसे कौन से बदलाव हो जिससे आपके दिन में, आपके काम में आपको आसानी हो जाए, आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए?
बहुत ही शिक्षा शिक्षा मिले तो आगे बढ़ेगा बच्चा। जैसे जैसे मैं 12 पढ़ा हूँ, आगे मेरे फीस भरने के पैसे नहीं तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। अब यहाँ आके मजदूरी करनी पड़ती मेरे को। अब पैसा रहता तो मैं आगे फॉर्म भर जाता। अब पैसे मिले नहीं तो आना पड़ा वापस कहाँ यहाँ काम पे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21। मतलब 30 साल के लड़के जिन्हें क्या पूछते हैं आज कॉलेज में पढ़ना चाहिए, जिन्हें हम अपनी डेमोग्राफी का जीवन कहते हैं, तो अगर डेमोग्राफी डिफरेंट ही हमारा ऐसा होगा तो फिर मतलब ये काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं लोग, ये बदलना पड़ेगा। वो क्या गाँव में अच्छी शिक्षा भी नहीं मिलती। अच्छी शिक्षा मिले तो आगे बढ़े बच्चा। उसको मालूम भी नहीं पड़ता क्या करने है, आगे क्या करना है कुछ नहीं मालूम होता। बस वो उसको जैसे हमारे समाज में क्या नाच गाना ज्यादा होता है, वो उसमें फोकस करता है, वो दूसरी जगह नहीं देखता कि आगे क्या करना है। अभी शहर में आते सब लोग बिजनेस क्लास में सोचते हैं आगे बढ़ के हम बिजनेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, हमारे यहाँ गांव में बस वो कोई दारू पी रहा तो वो भी सोचेगा मेरे को दारू पी के नाचना है, वही सोचेगा। वो नहीं सोचेगा मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा, वो नहीं सोचेगा। ऐसा सोच रखते हैं इधर गाँव में। वो क्या देखते भी नहीं है, वो गलती उनको भी नहीं है। वो जैसे देखेंगे वही सीखेगा बच्चा के। ये राय, ये बातें, ये कहानियां सिर्फ इनकी कहानियां बयान नहीं कर रही हैं। जैसे भी ये भाई ने कहा कि इन्हें पढ़ना था शादी के बाद, पर इन्हें वो डायरेक्शन नहीं मिल पाई। मानते हैं आज क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन कर दिया गया है 6 to 14 एज में। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला रही है ट्राइबल्स के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, पर क्या ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है? क्या वो क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है? और नहीं मिल पा रही है। वही कारण है कि आज हमारे इन युवाओं को, जो हमारे इस देश की सीढ़ी हैं, जिन्हें ये देश आगे ले जाना है, वो आज इन परिस्थितियों में फंस गए हैं। यहाँ से निकलना इनको अब मुश्किल लग रहा है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे मजदूर धीरे धीरे अपने काम पे जा रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं कामों पे। तो उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड समय था जिसमें वो अपनी कहानी हमें सुना सकते। तो हमने आज इनकी कुछ बातें सुनी, इनकी कुछ कहानियां सुनी, पर इनकी बातें सुन मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या ये जो कहानी थी, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत कहानी थी या फिर ये हमारे समाज की कहानी है? आज लगभग 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि मजदूर समाज में संपत्ति बनाता है, पर अक्सर उस संपत्ति का बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसे मिल पाता है। और आज अधिकतर मजदूर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मॉल्स, फ्लाईओवर्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाते हैं, उनमें से कईयों के पास खुद के लिए एक सुरक्षित और स्थायी रहने का घर नहीं होता है। ये सवाल गरीबी का नहीं, ये मार्क्स के उस सवाल का आज भी जिंदा रहना है। पियर बोर्दियू ने 50 साल पहले कहा था कि समाज में सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता, समाज में अवसर मायने रखते हैं, शिक्षा मायने रखती है और सामाजिक संपर्क भी मायने रखते हैं। और इसी वजह से शायद गरीबी या इनइक्वालिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती चली जा रही है। आज इन मजदूरों से बात करते वक्त मुझे, जब मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि क्या ये अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही भविष्य देखना चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं कि इनके बच्चे भी ऐसा काम करें, तो अधिकतर मजदूरों ने मना किया। सवाल ये नहीं है क्यों, सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इनके बच्चों को अवसर दे पा रहा है। सास्किया सेशन जी ने कहा कि आज की जो ग्लोबल सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो रोजमर्रा के जीवन के लिए काफी हद तक इन मजदूरों के ऊपर डिपेंडेंट है। आज इन शहरों में हर छोटे बड़े कामों के लिए इन मजदूरों की बहुत ही आवश्यकताएं हैं। और शायद अगर हम माने
तो एक समय पे ये मजदूर ही आज का ये शहर चला रहे हैं। पर सोचने की बात ये है कि अर्बन सिटीजनशिप राइट की जब बात आती है, उन अधिकारों की बात जब आती है, उन सुविधाओं की बात जब आती है, तो ये मजदूर, हमारा ये समाज सबसे पीछे छूट जाता है। अगर जमीनी हकीकत देखने जाएं तो आज भी कई मजदूर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। इनकी नौकरियां अस्थायी हैं, इनकी सुरक्षा अस्थायी है और कभी कभी तो इनकी पहचान अस्थायी रह जाती है। और जैन ब्रीमन जैसे स्कॉलर्स ने इन्हें फुटलूज लेबर कहा है, जो अपने काम ढूंढने की चक्कर में एक जगह से दूसरे जगह बस जाते रहते हैं। AR देसाई जी ने कहा कि देश का सिर्फ आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं देता। आज भारत दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी में से एक है, पर क्या इस आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर उस वर्ग को एक समान रूप में मिल पा रहा है? और शायद 2019 और 20 में हमारे देश में कुछ लेबर कोड्स लाए गए। इन लेबर कोड्स का उद्देश्य ये था कि लेबर लॉस को आसान बनाना, कंप्लायंस को आसान करना और सोशल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना था। पर आज हम देखें तो कई मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम वेज नहीं मिल पा रहा है और कईयों को तो इनकी अधिकार और योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। तो सवाल यहाँ कानून का नहीं, सवाल यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का है। और शायद यही वजह है कि आज भी मुझे वही प्रश्न पूछना पड़ रहा है जो कई दशक पहले कुछ समाजशास्त्रियों ने पूछा था। क्या इस समाज में आर्थिक विकास का लाभ या उसका हक, अधिकार कुछ ही लोगों का है? क्या इन मजदूरों का नहीं? क्या इन मजदूरों को सपने देखने का अधिकार नहीं? और क्या इनके बच्चों को एक बेहतर जीवन का अधिकार नहीं? आज हमने उन्हीं सुपर हीरो से बात की जो हमारा देश बनाते हैं, बट अक्सर नजर नहीं आते या फिर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हमने आज इनकी कहानी सुनी, इनकी समस्याएं सुनी, इनके सपने सुने, इनकी चिंताएं सुनी, पर सिर्फ इनकी समस्याएं दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। इनकी समस्याएं सुन कुछ सवाल मेरे मन में आए, और सवाल ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। और शायद 6 साल की UPSC की तैयारी ने मुझे इस लायक आज बना दिया है कि मैं शायद कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में सोच सकता हूं, और इसी सोच ने कुछ प्रैक्टिकल समाधान मेरे दिमाग में दिए, और जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जिससे शायद बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा समाज में बदलाव नहीं, पर शायद इन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव, मजदूर सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ लेबरर्स। आज हम देखते हैं कि ये मजदूर अकेले ही काम ढूंढते हैं, अकेले ही मोल भाव करते हैं, अकेले ही जोखिम उठाते हैं और अकेले ही बेरोजगारी का बोझ अपने सर उठा रखते हैं। पर सोचिए, अगर इस शहर के सैकड़ों हजारों मजदूर एक साथ आप मिल जाएं और अपनी एक सहकारी समिति बनाएं, तो शायद जैसे ही अमूल, भारत टैक्सी जैसे सहकारी समिति सफल हुई, वैसे ही इनकी सहकारी समिति भी सफल हो जाए। और यहाँ पर हम इन्हें, इन सहकारी समिति के थ्रू, ये कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के बीच एक
बहुत मजबूत ब्रिज का काम कर सके। इनके काम की जानकारी, इनके योजनाओं की जानकारी इन्हें एक जगह ला दिला सके। इन्हें इनका मिनिमम लिविंग वेज वाला वो हक दिला सके। बेरोजगारी के समय पे इन्हें इनको एक सोशल सिक्योरिटी फंड दिला सके। और सबसे जरूरी बात, इनकी अकेली आवाज को एक सामूहिक आवाज मिल सके। वो कहते हैं ना कि अक्सर जब इंसान अकेला होता है तो उसकी आवाज कमजोर होती है, पर जब वही आवाज काफी लोगों की मिल जाती है और वो सामूहिक आवाज हो जाती है तो वो आवाज मजबूत हो जाती है। दूसरा समाधान, जानकारी और अधिकार। आज कई मजदूरों को उनके अधिकारों की जानकारी ही नहीं है, उनकी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उनकी सुरक्षाओं की जानकारी नहीं है कि जिसका लाभ उनको मिल सकता है। तो इसीलिए हम शायद हर लेबर चौक पे महीने में एक बार मजदूर जानकारी दिवस रख सकें, जिससे शायद उनको उनकी जानकारी, उनके अधिकार की जानकारी मिल पाए और वो शायद अपने हक के लिए लड़ सकें। तीसरा समाधान, मजदूर आवास परिसर। आज हमने देखा कि मजदूर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बंगलोज बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोगों के लिए लग्जरी अपार्टमेंट बनाते हैं, पर इनमें से कई मजदूरों के पास खुद रहने के लिए एक स्थायी और सुरक्षित घर नहीं होता। हम ये मॉडल और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पे नहीं थोप सकते, इसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां इन्हें एक नॉमिनल रेट पे रहने को एक अच्छा साफ सुथरा घर मिल जाए, पीने के लिए साफ पानी, साफ शौचालय और बिजली मिल जाए, और शायद इनके बच्चों के लिए एक बेसिक सुविधाएं मिल जाएं। और इसके लिए हम कुछ इनोवेटिव वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोशल बॉन्ड, CSR फंड, बिल्डर इंडस्ट्रीज से कुछ पैसे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस से मदद लें और कुछ मदद सरकार से। तो शायद हम ये मॉडल खड़ा कर सकते हैं। चौथा समाधान, मजदूरों के बच्चों की शिक्षा। आज हमें पता है कि 6 से 14 साल तक के लिए यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन हमारी सरकार प्रोवाइड कर रही है, बट ऐसे कई मजदूर के बच्चे हैं जो कई मजबूरियों की वजह से आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर आज हम, हमारा सरकार और ये समाज शायद इन्हें कुछ अवेयरनेस दे, कुछ छोटा बड़ा इंसेंटिव दे, तो शायद ये मजदूर अपनी मजबूरियों को साइड रख अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। शायद इससे हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को वो अवसर मिल सके और ये अपनी इस गरीबी और मजबूरी के चक्रव्यूह को तोड़ जीवन में आगे बढ़ सके। पांचवा समाधान, स्वास्थ्य और सुरक्षा। हम देखते हैं कि मजदूर का शरीर ही उसका सबसे बड़ा धन है। अगर उसका शरीर ही टूट जाए तो उसका घर संकट में आ जाता है। तो इसीलिए अगर हम हर कुछ महीनों में, रेगुलर डेज में, हर मेजर बिल्डिंग साइट्स या लेबर चौक्स पर रेगुलर हेल्थ चेकअप, सेफ्टी ट्रेनिंग या एक्सीडेंट कंपनसेशन जैसी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराएं, तो इनके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है, जो शायद तक आज कानूनी दुनिया में तो बहुत जगह लिखा हुआ है, बट जमीनी हकीकत पे बहुत कम देखने को मिलता है। छठा समाधान, जन भागीदारी। हर समस्या का समाधान पैसा ही नहीं होता, कभी कभी समाधान एक संवेदनशील समाज भी हो सकता है।
सोचिए अगर हम आज इन मजदूरों को सिर्फ मजदूर ना समझ एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में देखें तो जो इज्जत, जो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए, अगर वो सम्मान इन्हें हम दे तो शायद तक काफी हद तक ये सामाजिक सम्मान की जो कमी उनके जीवन में महसूस होती है वो काफी हद तक कम हो जाए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ये मजदूर भाई इस समाज से भीख नहीं चाहते, इस समाज से दया नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम उनके इस कार्य को, उनके इस देश की बनाने में कंट्रीब्यूशन को जाने, हम उन्हें ये एहसास दिलाएं कि ये देश बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि शायद आज सवाल ये नहीं है कि ये देश कौन बना रहा है, आज सवाल ये है कि ये देश, ये भारत जो आज बना रहे हैं, क्या ये भारत उनके लिए भी बन रहा है। मैं हूं अखिलेश तिवारी, आपका जनबंधु। जय हिंद, जय जनबंधु।